50 मिलियन इन्वेस्ट किए 2020 में, फिर 2020 का साल गुजरा, 21 का साल गुजरा, 22 का साल गुजरा, उसको इन्वेस्ट उसने 50 मिलियन किए थे, उसको रिटर्न कितने मिले? 56 मिलियन। ये 3 सालों में जो 6 मिलियन उसको एक्स्ट्रा मिला, ये किस चीज का मिला होगा? 6 मिलियन जो उसको मिला है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3 इयर्स का। क्या था बात है? अपॉन मैच्योरिटी। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 56 में? 50। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? 6 मिलियन। अब यहाँ पे अगेन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इतना ही आसान बात। आप मुझे बताएं ऑप्शन 1 क्या होगा? क्या ये 6 मिलियन इनकम है? इंटरेस्ट इनकम है? क्या इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होती? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसकी। पहला ऑप्शन क्या है कि इस 6 मिलियन को ऐड कर दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स ईयर 2022। इससे क्या होगी? उसको तकलीफ होगी। ये 6 मिलियन कितने साल की कमाई है और कितने साल में टैक्स दे रहा है? 1 साल। तो 2022 की इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, जबकि कमाई थी आपकी यस 3 साल की। लेकिन बेसिकली जब हमने इसकी डेप्थ डिटेल्स को देखा ना, तो उस बंदे ने कहा कि देखिए 6 मिलियन मैंने 3 सालों में कमाए, हर साल 2-2 मिलियन मैंने कमाए हैं। अगर मैं हर साल 2-2 मिलियन पर टैक्स देता तो वो कम बनता। मैं 6 मिलियन पर एक साथ टैक्स दे रहा हूँ तो ज्यादा बन रहा है। क्या ये बात में पहले भी प्रूफ हो चुकी है? ज्यादा बनता है। तो अब ऑप्शन 2 उसके पास है, उसको ऑर्डिनेंस लगा, चले ठीक है। आप देखिए ऐसा करें, 3 सालों की कमाई है 2020, 21, 22। अब ऐसा करें, जो जिस साल की जितनी इनकम है उसको उस साल में ले जाए। हमने कहा जी सबकी इक्वल इनकम है, इक्वल नहीं भी हो सकती लेकिन हमने कहा इक्वल है। तीनों साल की 2-2 मिलियन थी। उन्होंने कहा कि ईच टैक्स ईयर को आप टैक्सेबल करें सेपरेटली। इससे क्या बनेगा? उसका टैक्स कम हो जाएगा। क्या ये बात मल्टीपल टाइम कर चुके कि नहीं कर चुके? अब बात ये बच्चों, एक होता है नोटिस टू द कमिश्नर, एक होता है एप्लीकेशन टू द कमिश्नर, टू द कमीशन सॉरी या कमिश्नर। क्या फर्क है नोटिस और एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में इजाजत मांगते हैं और नोटिस में अगर किसी बंदे ने ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 पे जाना है ना, तो उसको इजाजत मांगनी चाहिए, उसको बताना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने ऑप्शन 2 पे जाना है तो एक ही रिक्वायरमेंट है, नोटिस टू कमिश्नर। अच्छा पूरी बात सुने, रिटर्न नोटिस टू कमिश्नर। पूरी बात सुने, रिटर्न नोटिस टू कमिश्नर बाय द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अब ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होता है? एक्सीलेंट। हर टैक्स इनकम टैक्स की वर्किंग कितने महीनों की होती है? 12 महीनों की। साल नंबर 30 जून को उसकी रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट क्या है? 30 सितंबर। 30 सितंबर इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ये आखिरी दिन होता है। उस 30 सितंबर से पहले क्या देना पड़ेगा? रिटर्न नोटिस इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर ऑप्शन 2। नोटिस यू विल राइट नोटिस। हम बताएंगे क्या? नहीं जाती मांगे, हम बताएंगे, हमारा हक है। अच्छा बेसिकली ये आपने एक चीज नहीं पूछी मुझसे कि सर ये जो इन्वेस्ट किए हैं पैसे, इसे बैंक में रखवाएं या कहाँ रखवाएं? ये जाहिर जिस तरह हम बैंक में रखवाते हैं ना, हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, उस तरह का हुआ है। ये स्पेसिफिक इदारा है, एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है। अगर वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट से आप 6 मिलियन अर्न करो तब ये ऑप्शन 2 होगा। सुन लें, अगर इन्वेस्टमेंट की है नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स में, इन्वेस्टमेंट की है नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, तब ये ऑप्शन होगा। ये पॉइंट किसके लिए लिखने वाला? ये जो 6 बिलियन ये आप ये पैसे मिले हैं, ये कहां से मिले हैं? नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स।
तब जाके वैसे ऑप्शन 2 आप कर सकते हैं, अनलॉक होगा। तो यहाँ तक हम सब साथ हैं। तो शर्तें कितनी है? पहली शर्त रिटर्न नोटिस टू द कमिश्नर। दूसरी शर्त बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तीसरी शर्त नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट से आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट से इंटरेस्ट होते हैं। तीन शर्तें पूरी होंगी देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर 2। जिस साल की अच्छा इसे कहते हैं 6 मिलियन वाले एक साथ मिले हैं, इसे कहते हैं इन एरियर्स। इसे क्या कहते हैं? अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम इन एरियर्स मिली है और इंटरेस्ट इनकम आपने कमाया था नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट से, तो यू कैन राइट नोटिस टू द कमिश्नर एंड कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2। दिस नोटिस मस्ट बी सबमिट बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो जिस साल की जितनी इनकम होगी, ये ऐसा नहीं है कि 3 में डिवाइड करना है, जिस साल की जितनी इंटरेस्ट इनकम होगी वो उस साल में ऐड होगी। नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक मखसूस इदारा है, वहां पे पैसे जमा कराने की वजह से आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट बेसिकली गवर्नमेंट इदारा होता है, वहां अपने जो डिपॉजिट है बजाय किसी कमर्शियल बैंक में जमा कराने से आप नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट में जमा कराएं। आप पढ़े पॉइंट 4A, ये आपका 4 नहीं था, 4A था, मैंने गलती से बोल दिया इसको। 4A है। आगे नोट पे पॉइंट 4A पढ़े। कहता है वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लिख दे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6 मिलियन। अच्छा इंटरेस्ट के ऊपर लिखे 6 मिलियन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखे 50 मिलियन। क्या मुझसे पूछ लो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट ये भी लिखवाने लगा दोबारा। वेयर एनी इंटरेस्ट 6 मिलियन ऑन इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन, कहाँ किया? नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट। अच्छा इसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट किया था, बात छोड़ी। is paid to a person in arrears, 6 million is paid to a person in arrears। in arrears का मतलब लिखे एक साथ, इकट्ठे, एक साथ। यहाँ पहले पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट ए का किसी बंदे ने नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट में 50 मिलियन जमा कराए और 6 मिलियन उसको इन एरियर्स मिल गए, एक साथ मिल गए। पॉइंट बी, अब क्या होगा इससे? इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट पर्सन इज चार्ज एट हायर रेट ऑफ टैक्स। इनसर्कल कर लें, पर्सन हायर रेट ऑफ टैक्स को इनसर्कल कर लें। नुकसान क्या हो जाएगा? हायर रेट ऑफ टैक्स चार्ज करेगा। देन वाज एप्लीकेबल इफ द प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट वाज पेड टू द पर्सन इन द टैक्स ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स। कहता है जिस साल की जो इंटरेस्ट इनकम थी उस साल में नहीं बल्कि इन एरियाज इन एग्रीगेट इंटरेस्ट इनकम मिल गई, इसकी वजह से इस बंदे की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने की वजह से हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा, तब उसको रोने लग जाएगा। अब हल देखिए, ये मसला था। हल क्या? द पर्सन नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर, इंसर्कल कर लें, कमिश्नर को रिटर्न नोटिस देगा। नोटिस का मतलब क्या होता है? बताना। इलेक्ट का मतलब है चूज, सिलेक्ट करना, चूज करना। इलेक्ट फॉर द प्रॉफिट टू बी टैक्स एट द रेट दैट वाज एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट वाज पेड टू द पर्सन इन द टैक्स ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स। जिस साल की जो इनकम थी उस साल ही इनकम में ऐड करके उस पर टैक्स देगा। ये ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 के लिए जाएगा। 4B पढ़े। एन इलेक्शन एज अबव, कहते हैं जो नोटिस देना है shall be made by the due date for furnishing person's return for the tax year in which it was received। it का मतलब है 6 million was received। कहता है ये नोटिस आपने कब देना है? जिस साल आपको 6 मिलियन मिले उस टैक्स ईयर की खत्म हो, उस टैक्स ईयर खत्म हो जाएगा और उसकी क्या है कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न। ये देखें इस साल कैसे मिले, इसकी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न क्या होगी? 30 सितंबर। यहाँ इस डेट से पहले पहले नोटिस दे ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न। द कमिश्नर में अलाउ एन एक्सटेंशन। अच्छा एक्सटेंशन का मतलब ये कि ड्यू डेट तक आप ये ऑप्शन 2 वाला नोटिस नहीं दे सके तो आप जो है कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कि कमिश्नर आपको मजीद 15-20 दिन की मोहलत दे दे। तो ये एक्सटेंशन का मतलब ये ड्यू डेट को ना आ सके फिर भी शायद एक्सटेंशन मिल जाए, फिर भी शायद एक्सटेंशन मिल जाए, ये कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा पॉइंट 5 कहता है ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये एफटीआर वाली इंटरेस्ट इनकम भी एक होती है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम और फॉल्स अंडर एफटीआर। कहता है ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एनटीआर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए है, ना तो किसी और हेड ऑफ इनकम के लिए ये पॉइंट है ना ही एफटीआर के लिए पॉइंट है। ये सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एनटीआर के लिए पॉइंट है। ये पॉइंट 4A 4B है।
पढ़ेंगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हुई है कुछ? अच्छा ये 30 सितंबर से एक बात लिखो, ये ड्यू डेट है 30 सितंबर 2022 लिखा है ना, देखो इट इज द लास्ट डेट, इट इज द लास्ट डेट बाय विच, इट इज द लास्ट डेट बाय विच, इट इज द लास्ट डेट बाय विच you are required to file return, you are required to file return। इस 30 सितंबर का एक शॉर्टकट नेम है रिटर्न डेट। आसान नाम क्या? रिटर्न डेट। अच्छा आगे लिखिए, it is the last date by which you are required to file return of tax year 2022, it is the last date by which you are required to file return of tax year 2022। It is the date by which, it is the date by which you can give notice, it is the date by which you can give notice to go for option 2, to go for option 2। ये वो दिन है जिस दिन, आखिरी दिन है जिस दिन आप नोटिस देकर ऑप्शन 2 के लिए जा सकते हैं। अब बात कुछ क्लियर हुई है? आज जाएं जी डिडक्शंस वाली बातों पर। क्या वो डिडक्शन किस कहते हैं? रिपीट कर दूं या लिख लिया? ओके, डिडक्शन खर्चे, चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिडक्शन सेक्शन 40, सेक्शन नंबर याद कर लीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए क्या कुछ खर्चे हो सकते हैं? हो सकते हैं। हमने कहा क्या हम खर्चों को माइनस कर सकते हैं? उन्होंने कहा कर सकते हैं। हमने कहा कौन से माइनस कर सकते हैं? उन्होंने कहा देखें बात को समझें, जो खर्चे आप माइनस कर सकते हैं उसे कहते हैं एडमिसिबल डिडक्शंस, और जो माइनस नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? इनएडमिसिबल डिडक्शंस, इनएडमिसिबल डिडक्शंस। पढ़े जरा नोट्स में, एडमिसिबल डिडक्शंस का मतलब लिखिए डिडक्शंस अलाउड। एडमिसिबल डिडक्शन का मतलब क्या? डिडक्शंस अलाउड। अब जरा पढ़ते हैं, कहता है इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिडक्शन शैल बी अलाउड। हमने कहा क्या कहना चाह रहे हैं? उसने कहा देखिए अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहे हैं आपको डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है। हमने कहा कौन से? उसने कहा फॉर एनी एक्सपेंस पेड बाय द पर्सन। हमने कहा व्हिच एक्सपेंस? उसने कहा एनी एक्सपेंस। यहाँ पर उसने बड़ापन शो किया, बड़ापन शो किया, हम बड़े खुश। उसने कहा एनी एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो तो माइनस कर सकते हो। हम बड़े खुश हुए, इतने में उसने बात कंप्लीट की। इफ द एक्सपेंडिचर इज पेड इन डिराइविंग इनकम हाउएवर, उसने कहा देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए खर्चा माइनस कर सकते हो। हमने कहा कौन सा खर्चा? उसने कहा एनी एक्सपेंस। दिल खुला गया, उसने कहा एनी एक्सपेंस। लेकिन हमने कहा वाओ अच्छी बात है। उसने कहा however no deduction will be allowed for an expenditure of capital nature। चलो जी, इसका मतलब क्या बना? पहले पॉइंट 1 का मतलब लिखो, only revenue expenditure allowed as deduction, only revenue expenditure allowed as deduction in income from other source, only revenue expenditure is allowed as deduction in income from other source। हमारी खुशी कम कर दी, इस जालिम से हमारी खुशी देखी ना गई। हमें लगा क्या हर जगह का खर्चा माइनस कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? एक्सपेंडिचर विच आर डे टू डे एक्सपेंडिचर, शॉर्ट एक्सपेंडिचर हैविंग लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, शॉर्ट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, कभी कभार होने वाले एक्सपेंडिचर, बिग एक्सपेंसेस पूरे से क्या बोलूं, बड़े खर्चे। यानी कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? आपने रेंट पे किया, ये रेवेन्यू है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने फ्यूल पे किया, ये रेवेन्यू। तो बारह कौन सा खर्चा मैनेज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते?
रेवेन्यू कौन से खर्चे होते हैं? डे टू डे, यानी कि रिपेयर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये रेवेन्यू होते हैं, अलाउड है। दूसरी बात में कहता है अ पर्सन रिसीविंग एनी प्रॉफिट ऑन डेट, व्हाट इज प्रॉफिट ऑन डेट? इंटरेस्ट इनकम। अ पर्सन अर्निंग इंटरेस्ट इनकम shall be allowed deduction for any zakat paid by the person under zakat reduction ordinance। क्या zakat माइनस कर सकते हैं, वैसे सिंपल बात है, zakat माइनस कर सकते हैं। जरा आप सेक्शन 39 यानी कि इनकम फॉर उसमें पॉइंट एफ था, पॉइंट एफ ढूंढे कौन सा था, मैंने कहा था बड़ा मजे का पॉइंट है, पॉइंट एफ पे है नोट्स में, पॉइंट एफ पे है नोट्स में, नोट्स में पॉइंट नंबर एफ मिल गया, पढ़े। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, अगर बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी दे रहे तो पूरा का पूरा रेंट कहां जाएगा? अब जरा वापस है पॉइंट 3 पे है, कहता है अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। कौन सा पॉइंट है? एफ। सिर्फ पॉइंट एफ वालों के, सिर्फ वो बंदे जो पॉइंट एफ से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहे हैं उनके लिए खर्चा है, माइनस कर सकते हैं। पॉइंट एफ से कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाई जाती है? बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी से आने वाला रेंट। अगर कोई बंदा बिल्डिंग टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी से रेंट कमा रहा है तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सिर्फ उस बंदे के लिए खर्चा है। क्या खर्चा? आ डिडक्शन फॉर